नमस्कार। आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज का विषय है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता ये हमारा आज का विषय है। इससे पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था प्राचीन भारतीय इतिहास और उसको अध्ययन के लिए जो है उसको आसान बनाने के लिए 3 भागों में विभाजित किया गया था। और प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। और प्राचीन काल को अगर हम शुरू करते हैं तो प्राचीन काल को भी हमने 3 भागों में विभाजित किया था, जिसमें हमने बात की थी प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। और थोड़ा सा मैंने डिस्कशन किया था आप लोगों के साथ ही इस विषय के बारे में कि प्रागैतिहासिक काल होता क्या है, आद्यैतिहासिक काल क्या है और ऐतिहासिक काल क्या है। फिर बात की हमने प्रागैतिहासिक काल की और प्रागैतिहासिक काल की विशेषताएं भी बताई थी मैंने आपको कि प्रागैतिहासिक काल क्या है। प्रागैतिहासिक काल को भी अध्ययन और समय और स्रोत के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। और 3 भाग थे आपके पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। और वो चैप्टर हमने खत्म कर लिया था। हमने उसमें पढ़ा था उसकी विशेषताएं क्या थी कि उस पर किस प्रकार के मानव ने सभ्यता की और कदम रखा था, कैसे विकसित होते जा रहा था मानव। तो इसी क्रम में हमने आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता। और सिंधु घाटी की सभ्यता में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। खोज, कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई, कब ये हम दुनिया के सामने आया। और दूसरा नामकरण, कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम ये क्यों पड़ा, जो जिस नाम से इस सभ्यता को जाना जाता है। तीसरा है आपका काल, काल का मतलब है समय, कि कब से कब तक को सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। चौथा है आपका उद्भव, इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव के बारे में बताएंगे। और पांचवा है लास्ट है आपका विस्तार। तो इन चीजों के बारे में बताएंगे। छठा आपका टॉपिक रहेगा विशेषताएं की सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं क्या है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। विशेषताएं, तो ये हमारा सभ्यता को याद करने का एक तरीका है। खोज, नामकरण, काल, उद्भव, विस्तार और विशेषता। तो हम अभी खोज से शुरू करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले जो इसके बारे में जानकारी दी है, भारत में सबसे पहले भारत में सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने चार्ल्स मेसन ने 1826 को एक पुस्तक लिखी थी, नैरेटिव जर्नी। और नैरेटिव जर्नी में बताया गया था कि सिंधु नदी तंत्र में कोई सभ्यता थी, लेकिन चार्ल्स मेसन यह सिद्ध करने में असमर्थ रहे। तो ये तो पहले व्यक्ति थे चार्ल्स मेसन, जिन्होंने 1826 में बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता को नदी तंत्र है, इस नदी तंत्र को देखकर उन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई ना कोई सभ्यता जरूर विकसित है, लेकिन इसके वो प्रमाण नहीं दे पाए। दूसरा आपका आता है अलेक्जेंडर कनिंघम। दूसरे व्यक्ति है अलेक्जेंडर
कनिंघम, जिन्होंने 1853 से 1856 के मध्य सिंधु नदी तंत्र में सभ्यता की खोज करने के लिए खुदाई करवाई और उन्हें कुछ मोहरे और लिपियां प्राप्त हुई। लेकिन वह भी सिद्ध नहीं कर पाए कि यहां कोई सभ्यता है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी 1853 से 1856 के मध्य इस नदी तंत्र में खुदाई करवाई कि यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है सभ्यता विकसित हुई है। तो उन्होंने इस जिज्ञासा के लिए यहाँ पर खुदाई का कार्य शुरू किया, लेकिन इस खुदाई में उन्हें जो है यहाँ पर कोई प्रमाण नहीं मिले और उन्हें क्या मिली, कुछ मोहरें और लिपियां मिली, लेकिन वो सिद्ध नहीं कर पाए कि यहाँ पर कोई एक सभ्यता भी थी। नेक्स्ट एक स्टेप और था प्रारंभिक खोज का, वो था बर्टन बंधुओं द्वारा रेलवे लाइन बिछाते हुए ईंटों का प्राप्त होना। बर्टन बंधुओं द्वारा रेलवे लाइन बिछाते हुए ईंटों का प्राप्त होना और यह कार्य 1856-57 में किया गया, लेकिन उन्होंने इस विषय में कोई रुचि नहीं ली। यह खोज का प्रारंभिक चरण है जब चार्ल्स मेसन ने 1826 में यह विचार दिया और अपनी पुस्तक नैरेटिव जर्नी में लिखा कि सिंधु घाटी सभ्यता जिस प्रकार का नदी तंत्र है वहां पर कोई सभ्यता है, लेकिन उन्होंने वो ये सिद्ध नहीं कर पाए। नेक्स्ट में अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 से 56 के बीच यहाँ पर सभ्यता की खोज करने के लिए खुदाई का कार्य शुरू किया, लेकिन खुदाई के दौरान उन्हें सिर्फ लिपि और मोहरे मिले, लेकिन सभ्यता का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं कर पाए। अगला स्टेप आता है आपका बर्टन बंधु, विलियम बर्टन और जेम्स बर्टन दो भाई थे जिनके पास रेलवे का कार्य था, जो कि कराची से लाहौर तक का कार्य था। जब वो रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो उन्हें रेलवे लाइन बिछाते हुए कुछ ईंटें प्राप्त हुई जो उनके रेलवे के काम आई, लेकिन उन्होंने इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर कोई सभ्यता भी है। अब जो ये प्रारंभिक खोजों के बारे में था, अब अगला स्टेप जो आता है हमारे पास, उसमें अगर खोज की बात की जाए तो 1920 में जॉन मार्शल को ASI का अध्यक्ष बनाया गया। 1920 ईस्वी में जॉन मार्शल को ASI
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का निदेशक या अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने सभ्यता की खोज के लिए दो टीमों का गठन किया। जिन टीमों का नेतृत्व दयाराम साहनी तथा राखलदास बनर्जी कर रहे थे। राखलदास बनर्जी कर रहे थे। अब यहां से शुरुआत होती है सिंधु घाटी सभ्यता के क्रमिक खोज की। ठीक है, तो ये बात 1920 की है जब जॉन मार्शल को एएसआई का अध्यक्ष बनाया गया और उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी तंत्र के आसपास सभ्यता की खोज के लिए दो प्रमुख टीमों का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता, जिसकी नेतृत्व कौन कर रहा था? दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी कर रहे थे। तो ये उनका प्रयास था। अब बात करते हैं दयाराम साहनी ने 1921 में सिंधु घाटी में एक नगर की खोज की जिसे हड़प्पा नगर कहा गया और यह नगर का पहला प्रमाण था। अब देखिए धीरे धीरे खोज की तरफ बढ़ने शुरू हो गए थे। अब इन्हें ऐसे अवशेष मिले थे जिनसे सिद्ध होता है कि यहाँ पर कभी सिंधु घाटी सभ्यता में पहले से विकास हुआ था। दूसरी बात आती है राखलदास बनर्जी की। राखलदास बनर्जी ने 1922 में इस नदी तंत्र में मोहनजोदड़ो नामक नगर की खोज की जो पूर्ण रूप से विकसित था और यहीं से क्रम शुरू हुआ सिंधु घाटी के केंद्रीय स्थलों की खोज का कार्य। धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ने लगा और बहुत सारे केंद्र खोजे गए और सिद्ध हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता भी यहाँ कभी पनपी थी। ऐसी सभ्यता थी कि जब विश्व में सभ्यताओं का उदय नहीं हुआ था या विश्व में सभ्यताएं जो है अपने विकास के क्रम पे थी, उस समय सिंधु घाटी सभ्यता अपने सर्वोत्कर्ष पर थी। जितने भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनसे हमें ये जानकारी मिली है, उससे यह सिद्ध होता है कि विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से सिंधु घाटी सभ्यता हमारी सभ्यता रही है। क्योंकि जितने रिसोर्स थे हमारे पास, जो अध्ययन का तौर पे जो हमारे पास रिसोर्स थे, इससे पहले यही माना जाता था कि हमारा जो इतिहास है वो वैदिक सभ्यता से लेकर का इतिहास है, जब आर्य भारत आए थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमने खोज का कार्य शुरू किया, खुदाई का कार्य शुरू किया, तो ऐसी सभ्यताओं के विकास का पता चला कि जो विश्व के सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक था और वो मिथक टूट गया कि वैदिक सभ्यता से लेकर भारतीय इतिहास है। लेकिन यह मिथक
ज्यादा दिन तक नहीं रहा और यह सिद्ध हुआ कि सिंधु घाटी जैसी सभ्यता जो कि हजारों वर्षों पहले से फली फूली है, वो भारतीय सभ्यता थी, जो कि पूरे विश्व में सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। अब बात आती है आपकी, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। काल की खोज की बात चलती है। खोज की बात में अगर बात करें, सॉरी, काल की बात करें, खोज के बाद अब खोज हो गई, फिर एक क्वेश्चन उठता है कि यदि सिंधु घाटी सभ्यता है, प्रमाण मिले हैं, तो यह सभ्यता है कब की? क्या कोई सिद्ध कर पाया? इसमें अनेक विद्वानों के अलग अलग मतभेद है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय को लेकर, काल को लेकर बहुत सारे विद्वानों में अनेक प्रकार के मतभेद है। कुछ इतिहासकार इसे 4000 ईस्वी पूर्व से भी मानते हैं, कुछ 3200 ईस्वी पूर्व से भी मानते हैं और कुछ इतिहासकार 2500 से भी मानते हैं। लेकिन मैं थोड़ा बहुत इसमें रोशनी डालने की कोशिश करूंगा कि हड़प्पा सभ्यता को के काल का जो अगर क्रम देखा जाए, काल की हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक मानी जाती है, तो इस काल का प्रारंभिक जो अवस्था है वो मानी जाती है 3300 ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व। यह पहली अवस्था है जब सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हो रही थी। तैतीस सौ ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व के बीच के जो प्रमाण मिले हैं, इससे पता चलता है कि यह जो समय है, ये वो समय है जब सिंधु घाटी सभ्यता क्रमिक रूप से विकास कर रही थी, बस्तियों से नगरीकरण की ओर बढ़ रही थी और यह विकास तीव्र गति से चल रहा था। और इसके जो हमें प्रमाण मिले हैं, वो प्रमाण मिले हैं कोटदीजी, कोटदीजी और आमरी से। कोटदीजी और आमरी से हमें ऐसे प्रमाण प्राप्त हुए हैं जिनसे यह पता चला है कि ये जो प्रमाण है, ये जो नगर है, ये 3300 ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व के बीच के नगर है और पूरी तरह से विकसित नहीं थे और धीरे धीरे विकास के क्रम की ओर बढ़ रहा था। दूसरी बात, अगला चरण मानते हैं 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक। यह वह समय है जब सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरमोत्कर्ष पर थी। इस समय को सिंधु घाटी सभ्यता का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। और इस समय के खोजे गए स्थलों में से, इस समय के जो स्थल खोजे गए थे उनमें था हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, लोथल, कालीबंगा। ये वो स्थल थे जो कि अपनी चरमोत्कर्ष पर थे, अपनी चरम अवस्था में थे और कहा जाता है कि इस समय 2600 ईस्वी पूर्व से 1900
ईस्वी पूर्व के जो बीच का जो काल था वो सिंधु घाटी सभ्यता के स्वर्ण का युग माना जाता है, क्योंकि इस समय सभ्यता ने अथाह विकास कर लिया था, अपने चरमोत्कर्ष पर थी। तीसरी अगर बात आती है अगले पड़ाव में, हम देखते हैं कि जो अगला काल था 1900 ईस्वी पूर्व से 1300 ईस्वी पूर्व तक, यह वह समय है जब सभ्यता अपने पतन की ओर बढ़ी और धीरे धीरे खत्म हो गई। 1900 ईस्वी पूर्व से 1300 ईस्वी पूर्व के मध्य का ऐसा समय था जब सिंधु घाटी सभ्यता पतन की ओर उन्मुख हो रही थी। लोग शहरों से गांव की तरफ विस्थापित हो रहे थे। रीजन क्या था इसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन शहरीकरण से ग्रामीण सभ्यता की और विकसित जो लोगों का जाना था वो इस सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण था। व्यापार खत्म हो रहा था, और धीरे धीरे लोग भाग रहे थे शहरों से गांव की तरफ। ये वो समय था। तो इस क्रम में जो विद्वानों के मतभेद है समय के लेकर कि सभ्यता कब से कब तक पनपी है, तो कुछ मत ये है। अगली जो बात करता हूं, अगली जो प्रमाणिक जो तथ्य माने जाते हैं उनमें भी मैं आपकी काल से लेकर चर्चा करता हूं, काल के विषय में बताता हूं। जॉन मार्शल ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता की वैश्विक घोषणा कर दी और कहा कि सभ्यता 3225 ईस्वी से लेकर 3250 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक है। सॉरी 2750 ईस्वी पूर्व तक है। यह कहां तक प्रमाणित है, इसको प्रमाणित करने का अभी तक नहीं किया गया, लेकिन आपने एक समय अवधि को जानने के लिए एक सिद्धांत देखा होगा जो कि किसके नाम से आना था, कार्बन 14 के द्वारा। कार्बन 14 के द्वारा जो काल निर्धारित हुआ और उस काल को जीडी बख्शी द्वारा प्रमाणित माना गया। वह काल 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है। और वर्तमान में यही मान्य है।
जॉन मार्शल ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता की वैश्वीकरण घोषणा कर दी और कहा कि सभ्यता जो है 3250 ईस्वी से लेकर 2750 ईस्वी तक के पहले की है, लेकिन यह कहीं प्रमाणित नहीं हो पाया कि यह सभ्यता कब की है। फिर कार्बन 14 के द्वारा काल निर्धारित हुआ और उस काल का जो समर्थन है वो जीटी बख्शी ने किया और उन्होंने बताया कि 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का काल रहा है। तो ये काल को लेकर विभाजन था कि कौन सा काल कब तक का माना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक मानी गई है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है आपका नामकरण, कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण कैसे पड़ा। नामकरण के प्रश्न पे मैं आपके बात करता हूं तो सिंधु घाटी सभ्यता को प्रमुख 3 नामों से जाना गया। पहला सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा हड़प्पा सभ्यता और तीसरा सिंधु सरस्वती सभ्यता। ये 3 प्रमुख नाम है नामकरण के लिए, जिसके नाम से इस सभ्यता को जाना जाता है, पहचाना जाता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता, ये नाम अब आजकल इतिहासकार नहीं लेते हैं क्योंकि छोड़ दिया है, इतना प्रचलित नहीं है। सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनके कारण इस सभ्यता का नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता रखा गया और सिंधु की तरह सरस्वती को भी वही स्थान था जो कि सिंधु को माना गया है, इसलिए सभ्यता को नाम दिया गया। रही बात आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की, कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम क्यों दिया, क्योंकि इस सभ्यता के मुख्य स्थल, सिंधु घाटी नदी तंत्र के आसपास है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि सिंधु नदी और उसकी प्रमुख सहायक नदियों के मध्य जो है बहुत सारे नगर मिले हैं। आजादी से पहले 70 नगरों का जो हमने खोज की थी और उसके बाद ऐसे बहुत सारे नगरों की खोज की जिसमें कुल मिला के 1500 के आसपास नगरों का जो है समावेशन हुआ है। वो सारा का सारा सिंधु नदी और सिंधु नदी की सहायक नदियों के आसपास का इलाका है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु नदी तंत्र में प्रमुख नदियां जो आती है, प्रमुख नदियां वो आपकी झेलम, रावी, व्यास, चेनाब और सतलुज। इन नदियों की सहायक नदियों के आसपास जो है विभिन्न केंद्र पाए गए हड़प्पा सभ्यता के, इसलिए इसे सिंधु घाटी नदी तंत्र कहा जाता है। दूसरा घाटी सभ्यता कहा जाता है। दूसरा अगर बात करें हड़प्पा सभ्यता की, तो दयाराम साहनी द्वारा 1921 में खोजा गया
सभ्यता का पहला नगर हड़प्पा था, इसलिए प्रथम नगर के तौर पर इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। ठीक है, तो ये हड़प्पा सभ्यता के नामकरण के कारण थे कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों कहा जाता है, और इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। नामकरण है, तो नामकरण के बारे में ये चर्चा थी, ये विशेष कारण था नामकरण का। दूसरी बात आती है, इस टॉपिक की दूसरी बात आती है कि इस सभ्यता के बारे में उद्भव की बात आती है कि उद्भव कैसा, किस लिए हुआ। दूसरा जो टॉपिक आता है वो आता है सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, किसने इस सभ्यता को पाला और किसने इस सभ्यता को स्थापित किया। इसमें भी कई मतभेद है, सभ्यता के इसमें कई मतभेद है। मतभेद इसलिए है क्योंकि भारत उपनिवेश रहा है और उपनिवेश के काल में ज्यादातर इतिहासकार जो ब्रिटिशर्स थे उनका वर्चस्व था, तो उन्होंने जो है इस सभ्यता को ऐसा क्रेडिट देने की कोशिश की ताकि यूरोपियन लोगों को लगे कि सभ्यता का विकास का जो पैमाने वो हमने निर्धारित किए थे, इसलिए इसे क्रेडिट लेने की होड़ में इन्होंने अलग अलग से मत दिए थे। अब वो आप बात करता हूं उद्भव की कि उद्भव कैसे हुआ, किसने किया। तो पहला मत आता है विदेशी मत। और विदेशी मत में पहली बात कही कि मेसोपोटामिया और सुमेरियन सभ्यताओं द्वारा और मेसोपोटामिया और सुमेरियन सभ्यता के लोगों द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापना की। इन लोगों के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापना हुई है, जो कि मेसोपोटामिया, दजला और फरात नदी इराक में है, वहां ये सभ्यता पनपी है मेसोपोटामिया। और सुमेरियन सभ्यता, इनको क्रेडिट दिया विदेशी लोगों ने, विदेशी मतों ने कि सिंधु घाटी सभ्यता के पीछे ये लोग थे, इन्होंने क्या, और कारण क्या दिया, कारण जो इसको सिद्ध करने के लिए इन्होंने दिया, एक था आपसी व्यापार। इनका कहना था कि सिंधु घाटी सभ्यता के साथ मेसोपोटामिया सभ्यता और सुमेरियन सभ्यताओं का व्यापार था, और व्यापार के कारण लोग यहाँ आए और उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को जो है नगरीकरण में बदल दिया और सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरमों पर पहुंची। दूसरा था सांस्कृतिक समानता। इनका विचार था कि सांस्कृतिक रूपरेखा, जो जीवन जीने की शैली है, वो सुमेरियन सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता के समान थी, इसलिए जो है इसको किसके साथ जोड़ा गया, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ जोड़ा गया। तीसरा मत आता है आपका, जो इन्होंने बताया कि और क्या कारण थे, और कारण थे धार्मिक मान्यता। इनका कहना था कि सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म की जो प्रधानता रही है, धर्म की जो मान्यता रही है, वो कैसी मान्यता थी, जो कि मेसोपोटामिया और सुमेरियन सभ्यता के लोगों से मेल खाती थी। इसलिए इसको जो है इन सभ्यताओं में से एक माना गया था कि इन्होंने बोला कि इन्होंने जो है सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने और मेसोपोटामिया के लोगों ने ही सिंधु घाटी सभ्यता के विकास को क्या दिया है, दिशा दी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूं
स्वदेशी मत, जिसको स्थानीय मत भी कहा जाता है, स्थानीय मत, स्थानीय मत की अगर बात की जाए तो यह प्रमाणिक माना जाता है, क्योंकि दयाराम साहनी ने और राखलदास बनर्जी ने इस सभ्यता के स्थापना के संस्थापक भारत की मूल जाति द्रविड़ को माना है। राखलदास बनर्जी ने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो भारत की मूल जाति द्रविड़ जातियों के द्वारा बसाई गई थी, सिंधु घाटी सभ्यता, और उन्हीं ने जो है इसका पालन किया है। दूसरा, टी.एन. रामाराव ने कहा कि यह सभ्यता आर्यों की देन है। लेकिन इस बात को सभी इतिहासकार नकार देते हैं और यही संपूर्ण सत्य मानी जा सकती है राखलदास बनर्जी द्वारा कि द्रविड़ लोग ही जो है भारत की जनक थे, सभ्यता के जनक थे, और उन्होंने सभ्यता को पाला और उन्होंने सभ्यता को सीधे चढ़ाया। तो वो लोग भारत के स्थायी और मूल जाति के लोग थे, जो कि द्रविड़ लोग थे। क्योंकि आर्य लोग 1500 ईस्वी पूर्व से पहले नहीं आए होंगे, क्योंकि इसके प्रमाण जो लिखित प्रमाण है उससे पता चलता है कि आर्य लोग बहुत लेट आए थे और ये सभ्यता उनसे हजारों साल पहले की है। तो ये प्रमाणित करना बड़ा मुश्किल है। अगली बात आती है विस्तार की। विस्तार को मैं बाद में मैप में समझाऊंगा, उससे पहले मैं बात करता हूं विशेषताओं की कि इस सभ्यता की क्या विशेषताएं हैं जो यह सभ्यता विशेष स्थान रखती है अन्य सभ्यताओं में की अपेक्षा। ऐसी क्या बात है इस सभ्यता की जो कि यह सभ्यता अपने आप में एक श्रेष्ठ सभ्यता बनाती है? तो सबसे पहले बात करते हैं विशेषताओं में। सभ्यता की विशेषता है नगर नियोजन। उत्तम नगर व्यवस्था थी हड़प्पा सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर जो व्यवस्था थी बहुत ही उत्तम थी, सुनियोजित व्यवस्था थी। सुनियोजित व्यवस्था थी जिसमें क्या था, एक तो ग्रिड प्रणाली थी, ग्रिड प्रणाली मतलब सड़कें एक दूसरे को समकोण काटती थी। दूसरी जो विशेषताएं थी ग्रिड व्यवस्था के अलावा, दूसरी विशेषताएं थी पक्की ईंटों का प्रयोग। भवन निर्माण में और अन्य वास्तु शास्त्र में जो है पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। जैसे भवन निर्माण करना हो, सड़क निर्माण करना हो, या कोई और चीज बनानी हो, स्नानागार का निर्माण करना हो, कुओं का निर्माण करना हो, तो इनमें सभी जो ईंटें लगाई गई वो पकी हुई ईंटें थी, पक्की ईंटें थी। सभ्यता इतना परिपक्व हो गई थी कि उन्हें पता था कि ईंटों का निर्माण कैसे करना है, पकी हुई ईंटें कैसे होती है, जो को आग में खूब इनको पकाया जाता था, तब जाके इनका प्रयोग किया जाता था। तीसरा था किलाबंदी।
किलों की सुरक्षा के लिए किलाबंदी की गई थी। पूरा का पूरा शहर को जो है किलों में तब्दील कर लिया गया था, जो कि सिक्योरिटी पर्पज से जो है इन्होंने देखा था। तो इस प्रकार की जो नगर योजना थी वो बहुत ही सुदृढ़ थी, बहुत ही विचारणीय थी। ये तो थी नगर नियोजन। दूसरी बात आती है जल प्रबंधन की। जल प्रबंधन जो है इस सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता है। जल निकास की नालियां घरों से मुख्य नाली में मिली थी। सभी घरों से जल निकास की नालियां जो है निकाली गई थी और मुख्य जो नाली थी शहर के बीचों बीच वहां उस पे मिली हुई थी, ताकि मलमूत्र को जो है बहुत दूर तक बहाया जा सके। तो इनकी जो जल प्रबंधन की नीति थी बहुत ही गजब की थी। दूसरी, यह सभ्यता नदी किनारे पर थी, सभी को पता है। तो सिंचाई के लिए नहरों से नदियों से नहरें निकाली गई थी और पीने के लिए और घर प्रयोग के लिए घर के आगे कुओं की खुदाई थी। हर घर के सामने कुआं होता था जहां से पानी निकाल के पीने के योग्य पानी निकाला जाता था। ये विशेषताएं थी, ये जल प्रबंधन वाली विशेषता थी। नेक्स्ट जो अगली विशेषता है वो है एग्रीकल्चर, कृषि। नगरीय सभ्यता थी, व्यापार पर बहुत फोकस किया जाता था। अगर व्यापार पर फोकस किया जाता है इसका मतलब है कृषि जो है उत्तम किस्म की रही होगी, कृषि प्रणाली। तो कृषि में अगर बात की जाए तो सिंचाई की मैंने अभी बताया था, सिंचाई की सुविधा थी। प्रमुख फसल जौ, गेहूं, चावल, जिसके प्रमाण लोथल से मिले हैं, सरसों, तिल आदि, ये प्रमुख फसलें थी। और कृषि में पशुपालन भी आता है। पशुपालन में ये लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हाथी को पालते थे, हाथी आदि का पालन करते थे। तो ये इनकी कृषि प्रणाली थी। और एक विशेषता, व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीकरण सभ्यता थी, और नगर की जो सभ्यताएं होती है वहां पर मुख्य जो आर्थिक स्थिति के लिए जो मुख्य संसाधन है वो क्या होता है, व्यापार है। व्यापार का प्रयोग, व्यापार किया जाता था। व्यापार का प्रयोग कार्य जो आंतरिक और
बाह्य दोनों था। आंतरिक का मतलब आपसी नगर में भी व्यापार होता था, और बाह्य का मतलब दूसरी सभ्यताओं से, जैसे अफगानिस्तान से भी, ईरान से भी और मिस्र से भी, मेसोपोटामिया से भी होता था, और आपका सुमेरियन सभ्यता से भी व्यापार होता था, चीन की सभ्यता से भी व्यापार होता था। ऐसे प्रमाण मिले हैं। तो आंतरिक और बाहरी व्यापार होता था, और व्यापार का जो लेन देन का हिसाब किताब था वो कैसा था? वस्तु विनिमय प्रणाली प्रयोग में लाई जाती थी। सामान के बदले सामान दिया जाता था, इस प्रकार का व्यापार था। चाहे नील का व्यापार हो, चाहे किसी धातु का व्यापार हो, अनाज का व्यापार हो, कपड़ों का व्यापार हो, वो वस्तु के बदले वस्तु का स्थानांतरण किया जाता था। तो इस प्रकार का व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। तो ये व्यापारिक विशेषता थी। और नेक्स्ट जो विशेषता आती है वो है धार्मिक। धार्मिक मान्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धार्मिक मान्यता को मानते थे। उनके प्रमुख देवता शिव, जिन्हें पशुपति के नाम से पूजा जाता था। लिंग और योनि की पूजा होती थी। नेक्स्ट, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया मेहरगढ़ जम्मू कश्मीर में, मेहरगढ़ में ऐसे प्रमाण प्राप्त हुए हैं जहां पर मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण प्राप्त हुए। और जब कुत्ते को मालिक के साथ दफनाया जाता था तो ये माना जाता कि कुत्ता जो है सबसे वफादार और सबसे पहला पालतू पशु है, और जब भी इंसान पैदा होगा अगले जन्म में तो कुत्ता भी इसी के साथ जो है पैदा होगा, ताकि मनुष्य अगले जन्म में अकेला ना रहे। तो ये थी आपकी विशेषताएं। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की। एक टॉपिक लास्ट बचा इस केस में। सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की बात की जाए, विस्तार सिंधु घाटी सभ्यता का, ऐसा माना जाता है कि सुमेरियन सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता जितनी भी है, इनका कुल क्षेत्रफल है उससे 12 गुना अधिक क्षेत्रफल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का था। मैप के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ मैप के माध्यम से समझाने की। यह है भारत। उस समय पाकिस्तान अफगानिस्तान इसी में था। मात्र 2 केंद्र अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं, और 60-70 के आसपास जो स्थल है वो पाकिस्तान में प्राप्त हुए हैं, और बाकी 900 के आसपास के जो स्थल है, या इससे ज़्यादा 900 के आसपास के स्थल जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भारत से प्राप्त हुए हैं। कुल जो क्षेत्रफल, जो केंद्रों की संख्या है वो 1500 के आसपास है। तो ऐसे कुछ स्थल थे। तो क्षेत्रफल की अगर बात की जाए, ऐसा माना जाता है कि त्रिकोण आकार का था। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? त्रिकोण आकार की थी। त्रिकोण आकार की सभ्यता मानी जाती है। जैसे यहां एक केंद्र था,
4 दिशाओं के ये केंद्र है, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, ये केंद्र माने गए हैं। यहां से ये सभ्यता ऐसी थी, यहां से ये सभ्यता ऐसी थी, ऐसी थी सिंधु घाटी सभ्यता। कविडोर देमाबाद, आलमगीरपुर और मांडा, ये बलूचिस्तान में पड़ता है, दास्त नदी में, नर्मदा नदी में, महाराष्ट्र, एडन नदी यूपी में, J&K चेनाब नदी में। ये था सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, और ये सभ्यता यहां से यहां तक लगभग 1600 किलोमीटर का विस्तार था, और यहां से यहां तक 1400 किलोमीटर का विस्तार था। ये सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार माना जाता है। बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सभ्यता कितने देशों में विद्यमान है वर्तमान में। तो वर्तमान में यह सभ्यता 3 देशों में है, अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान में, और इसके लगभग 1500 स्थल हैं, जिन 900 स्थल भारत में है, 2 स्थल अफगानिस्तान और बाकी पाकिस्तान में है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तर का क्षेत्र कौन सा था? मांडा। सबसे पूर्व का क्षेत्र आलमगिरी। सबसे दक्षिण का जो स्थल था वो देमाबाद, और सबसे पश्चिम का स्थल सुतकगडोर था, जो कि बलूचिस्तान में दास्त नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये था हमारा आज का सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक। अगले में हम प्रमुख स्थलों के बारे में करवाएंगे और सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ और जानकारी देंगे। 2 क्लास हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की और होगी, तो मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। और अगर क्लास आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभारी रहूँगा, क्योंकि मुझे आप लोगों के व्यूज़ से और कमेंट से और लाइक से क्या है प्रेरणा मिलती है, और मैं इससे भी अच्छे वीडियो आपको बनाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।